नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जागेश्वर रवाना होने से पहले लोहिया हेड हेलीपैड पर आम जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी है। मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जन समस्याओं का समाधान त्वरित, प्रभावी और प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने भी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री के संवाद कार्यक्रम से लोगों में अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर एक पॉजिटिव उम्मीद दिखाई दे रही है। मैं मंदिर जा रहा हूँ, वहाँ ले जाऊंगा। सर, हम रुद्रपुर से आए हैं। ये सुबह हमें गुजारने का हो रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे सर? वहीं अब बात करेंगे देहरादून की, जहां पर उत्तराखंड में धामी सरकार की स्वरोजगार और होम स्टे योजनाओं का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में रिवर्स पलायन के क्षेत्र में 44% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि स्वरोजगार, पर्यटन और होम स्टे जैसी योजनाओं के कारण दूरस्थ गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार बड़ी संख्या में युवा अपने राज्य लौटकर रोजगार और व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि इन प्रयासों से गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ पलायन की चुनौती पर भी प्रभावी अंकुश लगा है। मैं भाइयों बहनों, पर्यटन स्वरोजगार को लेकर जो नीतियां हमने बनाई, उसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। आज होटलों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है। होम स्टे हमारे 50% से अधिक बढ़ गए हैं। तेज संख्या में आज होम स्टे का चलन हमारे राज्य के अंदर बढ़ता जा रहा है। और इसी का नतीजा है कि जो पहले हम एक बात हमारे लिए चुनौती होती थी कि हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे युवा रोजगार के लिए बाहर जा रहे थे, बड़ी संख्या में पलायन कर रहे थे। लेकिन आज हमारे पहाड़ों में रिवर्स पलायन 44% की भारी बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है। लोग अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, अपना काम शुरू कर रहे हैं। जो भाई बहन कभी रोटी रोजी को लेकर मजदूरी में अपना घर मजबूरी में अपने बुजुर्गों को छोड़कर जा रहे थे, पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं और अपने घरों में ही रोजगार स्वरोजगार कर रहे हैं। वहीं अब बात करेंगे देहरादून की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को विश्व स्तरीय वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि वेडिंग उत्तराखंड अभियान से स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और रोजगार को नई गति मिलेगी। सरकार वेडिंग टूरिज्म के साथ स्पिरिचुअल और वेलनेस टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रही है। बता दें कि त्रियोगी नारायण सहित कई स्थानों को विश्व स्तरीय डेस्टिनेशन वेडिंग केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बेहद कानून व्यवस्था, ट्रिपल और कनेक्टिविटी और निवेश अनुकूल नीतियों का उल्लेख करते हुए वेडिंग एवं इवेंट विशेषज्ञों से साझेदारी का आह्वान किया है। वहीं अब बात करेंगे खटीमा की, जहां पर हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित अपने निजी आवास परिसर में पौधारोपण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और अधिक से अधिक वृक्षारोपण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरा भरा उत्तराखंड ही समृद्ध उत्तराखंड की पहचान है। उन्होंने सभी लोगों से हरेला पर्व पर कम से कम एक पौधा लगाने और उसके
संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और हरित पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सकता है। खटीमा से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपको बता दें कि हरेला पर्व के अवसर पर खटीमा स्थित अपने निजी आवास परिसर में पौधारोपण किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और आपको बता दें कि सीएम ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम ने पर्यावरण संरक्षण और अधिक से अधिक वृक्षारोपण का संदेश दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हरा भरा उत्तराखंड ही समृद्ध उत्तराखंड की पहचान है। उन्होंने सभी लोगों से हरेला पर्व पर कम से कम एक पौधा लगाने की अपील करी। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उस एक पेड़ के संरक्षण का भी संकल्प लेने की लोगों से अपील की है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हम स्वच्छ, सुरक्षित और हरित पर्यावरण सुनिश्चित कर सकेंगे। तो खटीमा से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के अवसर पर पौधारोपण किया और प्रदेशवासियों से भी पौधे लगाने की अपील की। वहीं रुद्रप्रयाग में भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में अंदरूनी असंतोष सामने आने लगा है। आपको बता दें कि अगस्त मुनि ग्रामीण मंडल में चुनाव से पहले कई पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा देकर पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। मंडल महामंत्री, उपाध्यक्ष और सोशल मीडिया संयोजक समेत कई पदाधिकारियों ने भाजपा जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्ट को इस्तीफे सौंपे हैं। इस्तीफा देने वालों का आरोप है कि उन्हें संगठन की बैठकों, कार्यक्रमों और महत्वपूर्ण फैसलों से दूर रखा गया है। उनका कहना है कि जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद उन्हें काम करने का उचित अवसर नहीं मिला। वहीं भाजपा ने मामले का संज्ञान लेते हुए नाराजगी दूर करने और समाधान का भरोसा दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी से ये स्थिति बनी है। चुनावी तैयारियों के बीच भाजपा के सामने डैमेज कंट्रोल की चुनौती खड़ी होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बताते चले कि कई पदाधिकारियों ने एक साथ बड़े स्तर पर इस्तीफा दिया है। अगर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर ना हो ना, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी खाली हो जाए। क्या बीती होगी चुफाल साहब को, बंशीधर भगत को, मुन्ना सिंह चौहान जी को, कितने इनके दिल में शोले और छुरियां चलती होंगी जब ये सौरभ भोगड़ा को देखते होंगे मंत्री के रूप में, जब ये सतपाल महाराज को देखते होंगे, जब ये रेखा आर्य को देखते होंगे, जब ये सुबोध उनियाल को देखते होंगे और उनके यहाँ लाइन खड़े होकर के एप्लीकेशन लेकर के खड़े होते होंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलएस की बात कर रहा हूँ। आम कार्यकर्ता की तो गति बहुत बुरी है, बहुत बुरा हाल है भैया। बिना पैसे दिए बीजेपी के आम कार्यकर्ता का भी काम नहीं हो रहा, तो इस्तीफा ही तो देंगे। उनके घर में मेरे ख्याल से इतनी इंतजाम नहीं होगा कि ईडी आई और इनकम टैक्स के लोग रेड मार पाए। अगर ऐसा डर समाप्त हो जाए तो बीजेपी के बड़े बड़े लोग पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टियों में चले जाए। स्थानीय स्तर पर एक छोटे से मतभेद से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे बूथ के कार्यकर्ता, हमारे मंडल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की नींव का पत्थर माने जाते हैं। नाराजगियाँ होती हैं, परिवार का मामला है, उनकी भी कुछ परेशानियां होंगी, कुछ नाराजगियां होंगी, कुछ शिकायतें होंगी, तो संगठन ने उसका संज्ञान लिया है और हमारे लिए सभी सम्मानित हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं और हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल के
भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है राष्ट्र निर्माण की, प्रदेश निर्माण की, तो ऐसे में हमारे वो सब पदाधिकारी भी, ठीक है उनकी नाराज़गी हो सकती है, उनकी नाराज़गी का निराकरण किया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हम सब ने मिलकर संभालना है और इस प्रदेश को आगे ले जाना है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मुद्दे को लेकर एक बार फिर हरिद्वार से आवाज बुलंद होने लगी है। इसी विषय पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास चौहान ने। देखिए पूरी रिपोर्ट। राम जन्मभूमि के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी कार सेवा के लिए बात उठ रही है और किस तरह से पूरी प्रणाली रहेगी, किस तरह से आह्वान यहाँ पर किया जाएगा, उस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ इस समय है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी जी। उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से पूरे जो आह्वान किया गया है वो किस तरह से रहने वाला है। महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इंडिया वॉइस में। और पहला सवाल यही कि किस तरह से आह्वान किया गया है श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए। इंडिया वॉइस को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, इस समय आपने देखा होगा पूरे जितने भी हम सनातनी है हमको टारगेट किया जाता है और जो राम मंदिर के बहाने जितने हम हिंदूवादी है हमको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। हम मानते हैं राम मंदिर में कोई चोरी हो गई, पुजारी ने चोरी की, ये पुजारी का नाम नहीं लिया गया, पूरे हिंदू समाज का नाम लिया गया, पूरे हिंदुओं को चोर कहा गया, पूरे मंदिरों को, पूरे मठों को चोर कहा गया। बहुत बड़ा दुख का विषय है। हमें बहुत पीड़ा हुई जब हमने ये बयान सुना और जब हमने देखा कि इसमें अखिलेश जी का हाथ है और अखिलेश जी ही कंप्लेंट करते हैं। अखिलेश जी को क्या पता है कि यहाँ मंदिर में चोरी होती है। और आपने देखा होगा अभी हमारा जो काशी विश्वनाथ है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां जाता है, अयोध्या में श्रद्धालु जाता है। कहने का तात्पर्य हमें कोई मस्जिद गिराने नहीं जाना है, हमें भगवान श्री कृष्ण का भजन करना है, भगवान श्री कृष्ण के समक्ष बैठ करके हमें गीता का पाठ करना है कि भगवान अब बहुत देर हो गई, अब आप ही कुछ करो ताकि आपका मंदिर बन जाए। तो हमारा जो है पूरे समाज से अपील है कि हमें कोई वाद नहीं है, हमारा कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं है। हम भगवान को मनाने जा रहे हैं, भगवान को रिझाने जा रहे हैं, भगवान की पूजा करने जा रहे हैं। तो ये थे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जिन्होंने बता रहे थे कि किस तरह से पूरी रूपरेखा कृष्ण जन्मभूमि के लिए रहने वाली है। इंडिया वॉइस के लिए हरिद्वार से विकास चौहान। वहीं देहरादून में 17 जुलाई को प्रस्तावित राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं आपको बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सत्ता का इस्तेमाल कर राहुल गांधी के दौरे को प्रभावित करने की कोशिश की है, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि युवाओं में राहुल गांधी के प्रति जुड़ाव और समर्थन लगातार बढ़ रहा है, जिससे भाजपा चिंतित है। पार्टी ने कहा कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भागीदारी होगी। कांग्रेस पदाधिकारियों ने आयोजन की तैयारियों, व्यवस्थाओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों को लेकर लगातार बैठकें कर दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, ये खौफ है, ये दहशत है, ये डर है राहुल गांधी का। जिस तरह से कोटा के राहुल गांधी जी के युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता मिली और जिस तरह का जनसैलाब वहां टूट कर आया, भाजपा के पैरों से जमीन खिसक गई है। उसको कहीं ना कहीं देश का युवा अपने आप से छिटकता हुआ और राहुल गांधी के कांग्रेस के नजदीक जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुकर्म ही इतने किए हैं भाजपा ने, 80 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं और बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया, सपनों को रौंद डाला पैरों के नीचे। बेशर्म धर्मेंद्र प्रधान 2 दर्जन बच्चों की मौत के बाद भी अपने पद पर यथावत बना हुआ है। ऐसे में यहाँ देहरादून को उन्होंने चुना क्योंकि कोटा जहाँ कोचिंग हब है, वहीं देहरादून एजुकेशनल हब है। वहीं आपको बता दें कि
बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी के मामले को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आज जिस व्यक्ति पर कार्रवाई हुई है वो भी पूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल में नियुक्त किया गया था। हेमंत द्विवेदी ने आरोप लगाया था कि पूर्व में अध्यक्ष रहते हुए गणेश गोदियाल ने मंदिर समिति के नियमों के विपरीत धनराशि का उपयोग कर अन्य स्थानों पर किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान जांच के दौरान पुराने कार्यों की भी जानकारी सामने आ रही है और सच्चाई जल्द स्पष्ट होगी। बता दें कि बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा कि मंदिर की व्यवस्थाओं और धन के पारदर्शी संचालन को लेकर समिति पूरी गंभीरता से काम कर रही है। अरे नैतिक जिम्मेदारी और जिम्मेदारी बनती है। आपने कहा कि साहब उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ और उनके समय में तो ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने नहीं कहा नहीं हुआ है, मैंने आपसे सवाल पूछा। हाँ, आपने सवाल पूछा कि उनके कार्यकाल में नहीं हुआ। मैंने नहीं कहा नहीं हुआ, मैंने पूछा। देखिए, चोरी और लूट और डकैत के कई प्रकार होते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से मंदिर समिति को लूटा है, जिस प्रकार से उन्होंने एक्ट का उल्लंघन करते हुए जो है कि संसाधनों का उपयोग किया, जिस तरह से उनका दुरुपयोग किया है, मंदिर समिति का पैसा जो है कि बाहर स्थानों पर पैसा लगाया, ये दान की चोरी नहीं है, ये चंदे की चोरी नहीं है। आपको पता लग रहा है कि अरे जब उसकी तह में गए तो चोर आपके यहाँ पनप रहा था द्विवेदी जी। ये चोर पनप रहा था तो आज मेरे संग आप एक चोर पकड़ा गया। आज वो चोर उसी चोर के द्वारा वो पैदा किया हुआ चोर था, वो चोर आज मेरे संज्ञान में है तो उसकी तह पर चर्चा जांच हो रही है। द्विवेदी जी, एक बड़ा अहम सवाल है क्योंकि आप यहाँ। अच्छा, उनका प्रश्न पूरा हो गया, आप संतुष्ट हो गए? वहीं देहरादून में कांवड़ मेला 2026 की तैयारियों को लेकर पुलिस मुख्यालय में डीजीपी दीपक सेठ ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और तकनीकी निगरानी को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। डीजीपी ने कहा कि कांवड़ मेले को सुरक्षित, व्यवस्थित और श्रद्धालु अनुकूल बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेले के दौरान एटीएस, एसटीएफ, बम निरोधक दस्ता, आपको बता दें कि एसटीएफ और एसडीआरएफ की टीमें 24/7 तैनात रहेंगी। पूरे कांवड़ मार्ग पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी की जाएगी। साइबर कमांडो सोशल मीडिया और साइबर स्पेस पर नजर रखेंगे ताकि अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई हो सके। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल और महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की जाएगी। साथ ही विस्तृत ट्रैफिक एवं डायवर्जन प्लान लागू होगा। सीमावर्ती राज्यों के साथ लगातार समन्वय एवं इंटेलिजेंस साझा कर कानून व्यवस्थाएं बनाए रखी जाएंगी। वहीं हरिद्वार स्थित विश्व प्रसिद्ध मां मनसा देवी मंदिर में पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर नई पहल शुरू की गई है। मंदिर में कार्यरत सभी पुजारी, पंडित और कर्मचारियों ने अब आपको बता दें कि पॉकेटलेस कुर्ता, पजामा और धोती पहनकर शुरू कर दिया है। मंदिर के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कुछ दिनों पहले इसकी घोषणा की थी। आपको बता दें कि उनका उद्देश्य है मंदिर में आने वाले चढ़ावे और दान की सुरक्षा सुनिश्चित करना। उन्होंने सभी कर्मचारियों और पॉकेटलेस वस्त्र तो हरिद्वार से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर हरिद्वार स्थित तो हरिद्वार से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर विश्व प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में एक बड़ा कदम उठाया गया। आपको बता दें कि मंदिर में पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर नई पहल शुरू की गई है। मंदिर में कार्यरत सभी पुजारी, पंडित और कर्मचारियों ने अब पॉकेटलेस कुर्ता, पजामा और धोती पहनना शुरू कर दिया है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुजारी महाराज ने कुछ दिन पहले इसकी घोषणा की थी। उनका उद्देश्य मंदिर में आने वाले चढ़ावे और दान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को पॉकेटलेस वस्त्र वितरित किए।
और खुद व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस बीच मंदिर का एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक कर्मचारी पैसे उठाते हुए दिखाई दे रहा है। बता दें कि श्री महंत रविंद्रपुरी ने इस मंदिर को बदनाम करने की साजिश बताया और कहा कि वीडियो वर्ष 2023 का है। उन्होंने ये भी कहा कि कई भ्रामक वीडियो एआई के माध्यम से भी बनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा इसमें पूरे भारत में सनातनियों को बदनाम किया जा रहा है, मठ मंदिरों को बदनाम किया जा रहा है और लोगों ने इसकी शुरुआत राम मंदिर से की है। अरे मैं समझता हूँ जिस पुजारी ने चोरी किया उस पर केस होना चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए, लेकिन पुजारी का नाम नहीं, सबसे पहले जो बड़े अधिकारी उनका नाम लिया जाता है। कैसे बड़े बड़े लोगों को टारगेट किया जाए। अभी आपने देखा होगा यूपी में चुनाव आने वाला है और राम मंदिर के बहाने पूरे सनातन का अपमान करना, सनातनियों को बदनाम करना है। और जब हमने देखा मेरे विरोधी भी यहाँ सक्रिय हो गए, उन्होंने भी वीडियो डालने शुरू किए, झूठे झूठे उन्होंने वीडियो बना लिए, झूठ मूठ के फोटो बना लिए, मुझे भेजने लग गए। मैंने पूछा कब का फोटो है, बोले गुरुजी 2010 का है। कब का वीडियो है, 2015 का वीडियो है। कब का वीडियो, 2021 का वीडियो है। तो मुझे भी सक्रिय होना पड़ेगा। मैंने ये सोचा ये लोग मुझे भी चंपतराई बनाएंगे। वहीं अब बात करेंगे देहरादून की, जहां पर उत्तराखंड में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की है। इस दौरान सभी दलों को ड्राफ्ट मतदाता सूची की डिजिटल प्रति सौंपी गई है। सीओ ने बताया कि प्रत्येक बीएलओ के पास मतदाता पंजीकरण के लिए 100 फॉर्म 6 उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने के लिए एक व्यक्ति अधिकतम 5 फॉर्म 7 पर ही आपत्ति दर्ज करा सकता है। बैठक में मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।